कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 7.9। तो इसमें स्टूडेंट्स वो हमें कहता है कि मुझे वी नॉट टी आपने फाइंड आउट करके देनी है बाय यूजिंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स भी आ चुका है। तो इसमें मेन यही चैलेंजिंग पॉइंट है कि इसमें डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है और हम आर थेवेनिन जो होती है उसे बाय VOC एंड ISC फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि हमें करंट भी मालूम करना होता है जबकि वोल्टेजेस भी फाइंड आउट करने होते हैं। तो इसमें दो चैलेंजिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट आप जानते हैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में हमारा क्या होता है जी। हमने मतलब कि अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसके क्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड आउट करने होते हैं ओपन सर्किट करके टाइम 0 माइनस पे, और अगर इंडक्टर लगा तो करंट फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है तो हमें इसके क्रॉस क्या फाइंड आउट करना होगा, इसके क्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करने होंगे टाइम 0 माइनस पे। तो मैं एट t इज इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट ड्रा करूंगा। आपके सामने सर्किट ड्रा हुआ है, बस एक जगह पे चेंज आएगा। ये जो वायर आपके सामने ओपन है इसका कोई वजूद ही नहीं होगा, बिकॉज ये ओपन होने की वजह से इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, ओपन पोल यहाँ पे ओपन छोड़ देंगे और यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको सर्किट ड्रा करके दिखाता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके सामने ये सर्किट ड्रा हो चुका है। अब हमने क्या करना है जी, हमने VC0 माइनस को फाइंड आउट करना है। हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को एक लूप बना के इसके अंदर KVL लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों के जहन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर इस पे KVL कैसे लग सकता है जबकि ये ओपन है, इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो KVL लगेगा स्टूडेंट्स, KVL लग सकता है, लेकिन बात यह है कि अगर कोई रजिस्टर लगा हुआ हो जिसमें से करंट फ्लो ना कर रहा हो तो उसमें वोल्टेज क्रिएट नहीं होते, हम उसको KVL में नहीं गिनते, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही चीज आती है, वो है 4 ओहम का रजिस्टर। इसके क्रॉस कैसे वोल्टेज क्रिएट होंगे, बिकॉज इसमें 3 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। देखें ये पोल तो ओपन है, इसमें 3, इस लूप में कहीं पे भी 3 एम्पेयर का करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इस पूरे लूप में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये जो 3 एम्पेयर का करंट फ्लो इसमें कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। हमें बस क्या करना है, VA को फाइंड आउट करना है। देखें करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक VA के पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, लिहाजा VA के ऊपर अगर हम क्या लगाते हैं जी, अपना ओहम्स लॉ लगाते हैं, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इसके पास कितनी है, 3 एम्पेयर, जबकि रेजिस्टेंस कितनी है, 4, और करंट पॉजिटिव लिखी जाएगी बिकॉज इसके पॉजिटिव पोल में करंट एंटर करती है। तो ये कितने आ जाएंगे, 12 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स ये जो फाइंड आउट हमने क्यों किए, इसका हमें क्या बेनिफिट हुआ, इसका यही बेनिफिट हुआ। अब हम इस लूप के ऊपर मतलब कि इसमें क्या है जी, वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं। हम अदरवाइज तो अपनी मतलब कि मैं क्या करूं, मैं चाहूं तो स्टूडेंट्स में यहाँ पे VC0 माइनस की डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकता हूं, लेकिन आपको ये चीज़ बताना मेरा फ़र्ज़ है कि वो इक्वेशन कैसे जनरेट होती है और आप उसको कैसे अपने माइंड में रख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक चीज़ फ़र्ज़ कर लें, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसका नाम I है, ठीक है। करंट फ्लो तो नहीं करेगा बिकॉज ये ओपन है, लेकिन आप इसकी KVL की इक्वेशन लिखने के लिए इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज इस वक्त जितने भी यहाँ पे सोर्सेज लगे हैं सब वोल्टेज सोर्सेज हैं, उनमें सब पहले से ही करंट फ्लो होके उनमें वोल्टेज क्रिएट कर चुका है। उस मतलब कि देखें यहाँ पे ये भी एक वोल्टेज सोर्स है, ये भी एक वोल्टेज सोर्स है, चाहे ये डिपेंडेंट है, लेकिन ये जो एक रजिस्टर आपको नजर आ रहा है इसमें भी वोल्टेज क्रिएट हो चुके हैं इस करंट की वजह से। अब हम क्या करते हैं, KVL लगाते हैं। देखें मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो ये आ जाएगा -VA, ठीक है। उसके बाद करंट इसके भी नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, तो ये भी आ जाएगा -24। जब हम आगे बढ़ेंगे तो करंट इसके भी नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, तो ये आ जाएगा -2VA। जब हम आगे बढ़ेंगे तो VC0 माइनस के पॉजिटिव पोल में करंट एंटर कर रही है, तो ये आ जाएगा +VC0 माइनस, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस चल के आ गए जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स अब आपने जरा ध्यान से देखना, VC0 माइनस इसी जगह पे रह जाएगा और बाकी सब उठ के दूसरी जानिब चले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -3VA जो कि दूसरी जानिब जाके +3VA हो जाएगा, और -24 दूसरी जानिब जाके +24 हो जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, देखें VA की जगह क्या पुट होगा, उसकी वैल्यू जो हमने मालूम की थी 12 और +24, तो ये दोनों अगर आपस में जमा हो जाए तो ये 60 बनता है। 60 वोल्ट वैल्यू आ गई हमारे पास VC0 माइनस की। अब आप जानते हैं स्टेप बाय
स्टेप अप्रोच के मुताबिक हमने क्या करना है जी, जहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा था उसकी जगह लगा देना है अपना वोल्टेज सोर्स। तो चले आए जी, अपना वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। और एक और चीज़ आप जानते हैं, अब हम सेकंड पोजीशन पे जो टाइम 0 प्लस पे लेके जाएंगे तो ये अपना स्विच क्या हो जाएगा जी, ये स्विच मतलब कि यहाँ पे स्विच पहले ओपन था, अब क्लोज हो जाएगा। स्विच ओपन होने की क्लोज होने की वजह से देखिएगा इस सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और मैं और क्या चेंज लाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, मैं इस कैपेसिटर की जगह क्या लगाऊंगा, अपना वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा, जितना मतलब कि कैपेसिटर ने अपने अंदर वोल्टेज स्टोर करके रखे हुए थे। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए सर्किट को ड्रा कर दिया है। मैंने क्या किया जी, मैंने एक तो वो जो पोल ओपन था उसको क्लोज किया, जिसकी वजह से सारी करंट के आगे एक शॉर्ट वायर आ गई है, ठीक है। और उसके बाद और क्या किया जी मैंने ये किया है जी, मैंने जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था उसकी जगह उसका वोल्टेज सोर्स लगा दिया, यानी कि जो कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज स्टोर थे मैंने उसका सोर्स वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो अब एक चीज़ को आपने गौर से समझना ज़रा, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ये आपके घरेलू मसले भी होते हैं कि कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर घर में कोई शॉर्ट वायर हो जाती है तो क्या होता है जी, आपका फ्यूज़ मतलब कि उड़ जाता है या तो मतलब कि ऑफ हो जाता है, ठीक है, मेन स्विच बंद हो जाता है। उसकी क्या वजह होती है जी, देखें अब यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है, उसके सामने एक शॉर्ट वायर लग गई है, बिकॉज हमने जब वो मतलब कि स्विच क्लोज किया तो एक शॉर्ट वायर क्रिएट हो गई। अब क्या होगा, करंट को एक ऐसा रास्ता मिलेगा जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस मौजूद ही नहीं है, तो करंट उसी पाथ में से सारी की सारी गुजर जाएगी, आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, सारे का सारा यहीं पे फ्लो करता रहेगा। यानी कि इस करंट सोर्स के जरिए अब कोई आगे मतलब के वोल्टेज जनरेट नहीं होंगे। तो अब देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने है, हमने तो V0 0 प्लस को फाइंड आउट करना है, बिकॉज हम V0 T निकालना चाहते हैं और अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हमें 0 प्लस और इन्फिनिट पॉइंट पे इसकी वैल्यू चाहिए। तो आपके सामने ही है एक वोल्टेज सोर्स के, आप जानते हैं वोल्टेजेस जो होते हैं वो पैरेलल में सेम होते हैं। तो इस वोल्टेज के पैरेलल में एक वोल्टेज सोर्स लगा, लिहाजा V0 0 प्लस इनडायरेक्टली 60 वोल्ट के बराबर हो जाएंगे, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो ये 60 वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड पोजिशन होगी एट T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब हमारा टाइम इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पे आप जानते हैं क्या होगा जी, पहले कैपेसिटर चार्ज हुआ 0 प्लस पे, अब इन्फिनिटी वो लास्ट पॉइंट होगा जब कैपेसिटर में से चार्ज खत्म हो चुका होगा, यानी ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स था इसके वोल्टेज खत्म हो चुके होंगे, ये दोबारा से ओपन हो चुका होगा। तो मैं आपको ये फिर से शेप ड्रा करके दिखाता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने शेप को ड्रा कर दिया है, इन्फिनिटी पॉइंट पे मैंने इस शेप को ड्रा किया। इन्फिनिटी पे क्या हुआ जी, ये कैपेसिटर फिर से अनचार्ज हुआ, मतलब कि इसमें से जितना चार्ज था वो सारे का सारा डिस्चार्ज हो गया और फिर से ये ओपन हो गया, ठीक है। अब ये ओपन तो हो चुका है, पहले क्या था जी, पहले जब ये ओपन हुआ था तो इसमें करंट फ्लो कर रहा था VA के पोल में, ठीक है। VA में करंट फ्लो होने की वजह से VA की वैल्यू मतलब कि हमारे पास कितनी आ गई, 12 वोल्ट आ गई, जिसकी वजह से हमने डिपेंडेंट सोर्स और दूसरे सोर्सेज की मदद से हमारे पास V0 0 प्लस की वैल्यू 60 वोल्ट आई। लेकिन अब क्या है जी, अब हमारे पास जो करंट सोर्स है वो इस VA के रजिस्टर में, यानी कि जिस रजिस्टर के क्रॉस हमारे पास VA वोल्टेजेस हैं उसमें से करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, बिकॉज इसके बिल्कुल सामने एक शॉर्ट वायर है, तो सारे का सारा करंट यहीं पे फ्लो करता रहेगा और इन दोनों में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब किसी रजिस्टर के क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करता तो उसमें 0 वोल्ट प्रोड्यूस होते हैं, लिहाजा यहाँ पे VA की क्या वैल्यू होगी, 0 वोल्ट होगी। अगर यहाँ पे VA की वैल्यू 0 वोल्ट हो जाएगी तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी 2 × 0 पुट होगा और हमारे पास यहाँ पे भी 0 वोल्ट प्रोड्यूस होंगे। अब आप जानते हैं कि हमने V0 इन्फिनिटी को फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे ही है जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमने पहले क्या लगाया था, अपना लूप लगाया था। ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, हमने I पे लूप लगाया था, यहाँ पे भी हमने वही काम करना है, फिर से आप लूप लगा लें। ये इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया, इक्वेशन हम बस लिखने का एक स्टाइल होता है, लेकिन आपको वो चीज़ समझाने के लिए यहाँ पे मैं KVL का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वजह से आपने इसको ध्यान से समझना है। आप ये चीज़ जान चुके हैं इसमें 0 वोल्ट क्यों क्रिएट हुए हैं, मतलब इसमें वोल्टेज क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सके, बिकॉज इसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा, सारे का सारा करंट यहीं पर फ्लो कर रहा है। तो लिहाजा हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी
तो स्टूडेंट्स इसका कंसेप्ट भी मैं आपसे डिफरेंट नहीं करूंगा, बिकॉज मैं इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए इसे फिर से रिपीट करूंगा। देखिए मैं यहाँ पे KVL लगाता हूँ, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो पहले करंट यहाँ पे माइनस के पोल में एंटर कर रही है तो ये आ जाएगा -VA। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो करंट यहाँ पे भी माइनस के पोल में एंटर कर रही है, -24 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी करंट माइनस के पोल में एंटर कर रही है तो ये आ जाएगा -2VA। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी, ये +V0 के, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा +V0 इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया तो यहाँ पे = 0 आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ की थ्योरी अप्लाई हो रही है। तो अब आपके सामने है हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी V0 इन्फिनिटी की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3VA + 24। दूसरी जानिब जाके ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। VA की वैल्यू 0 वोल्ट है, आप जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर पा रहा, तो लिहाजा हमारे पास डायरेक्ट V0 इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी 24 वोल्ट। तो यही था इसके पीछे राज। अगर आप इसका सोल्यूशन बुक भी ओपन करके देखें तो आपको इसका आंसर इस तरह से नहीं दिया जाएगा, बिकॉज वो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन पॉइंट पे ले जाता है। अब हमारे पास V0 इन्फिनिटी भी आ चुकी है, V0 0+ भी आ चुका है, तो इन्फिनिट पॉइंट और उसके बाद हमारे पास अगर 0+ का पॉइंट मालूम हो चुका हो तो हमें एक ही चीज़ तंग करती है, वो है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट को कैसे मालूम किया जाएगा? टाइम कांस्टेंट को मालूम करने के लिए सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, जो आपने इन्फिनिट पॉइंट पे वोल्टेजेस मालूम किए हैं यहाँ पे, वही वोल्टेजेस आपके VOC के इक्वल होंगे, यानी कि ये जो वैल्यू आपके पास V0 इन्फिनिटी की आई है वही VOC की वैल्यू होती है। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ और आपने ISC को मालूम करना है। ISC को कैसे मालूम करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है, हम दोनों चीज़ें मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम K1 और K2 की वैल्यू फाइनल कर देते हैं, फिर हम बात करेंगे टाउ के ऊपर, ठीक है। तो आप जानते हैं K1 डायरेक्ट इन्फिनिट पॉइंट के बराबर होता है, तो V0 इन्फिनिटी के बराबर होगा K1 की वैल्यू, तो ये आई है 24 वोल्ट। तो ये आ गई हमारे पास K1 की वैल्यू। और जो K2 होता है आप जानते हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 0+ में से इन्फिनिटी वैल्यू माइनस की जाती है, तो V0 0+ माइनस V0 इन्फिनिटी इसका आंसर होगा। तो इसकी वैल्यूज पुट करके देखें, V0 0+ था 60, तो 60 - 24, तो ये हमारे पास कितना बचा? 36 बचेगा। तो ये आगे इसकी वैल्यू 36 वोल्ट। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम कांस्टेंट रह गया। टाइम कांस्टेंट को हम कैसे मालूम करेंगे जी? टाइम कांस्टेंट जब डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो उसको फाइंड आउट करने का एक अलग ही तरीका होगा। आपको जहां पे कैपेसिटर या इंडक्टर लगा हुआ आपको वहां पे वोल्टेजेस भी फाइंड आउट करने होंगे और करंट भी फाइंड आउट करनी होगी। तो उसका एक ही तरीका है, जब वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे और जब करंट फाइंड आउट करेंगे तो शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ही ये सर्किट है। VOC फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो सर्किट ड्रा होगा वो एज इट एज यही सर्किट होगा। हमें मतलब कि दोबारा सर्किट ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। VOC के लिए वो सर्किट यही सर्किट होगा। देखें यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, वहीं से ये सर्किट ओपन होगा और यहाँ पे हम VOC फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप जानते थे यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा था 2 फैरेड का, जहाँ से हमारा इस वक्त सर्किट ओपन है। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? VOC फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो V0 इन्फिनिटी फाइंड आउट किया, आप जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो जो जितने वोल्टेज यहाँ पर है उतने ही वोल्टेज यहाँ पर होंगे, यानी कि जो VOC हम निकालेंगे वो वोल्टेज बराबर होंगे V0 इन्फिनिटी के। तो V0 इन्फिनिटी अगर 24 वोल्ट आई है तो VOC भी कितने आएंगे? 24 वोल्ट ही आएंगे। अब आपने क्या करना है जी? अब आपने ISC मालूम करनी है। तो ISC को मालूम करने के लिए आपने ये जो आपके पास ये जो ओपन सर्किट है इसको रिप्लेस कर देना शॉर्ट वायर के साथ। आपको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं और आपको इसके बारे में मजीद बताता हूं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने ISC के लिए सर्किट को ड्रा कर दिया है। जहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा हुआ था उसको मैंने शॉर्ट वायर से रिप्लेस किया और वहाँ पे ISC को मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो आपके पास 3 एम्पेयर का सोर्स लगा हुआ है ना, इसका हमारे सर्किट से कोई लेना देना नहीं है। ये बस आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, बिकॉज यहाँ पे देखें हम KVL की मदद भी ले सकते हैं। KVL ही हमारे यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि दूसरे हमारे पास थोड़े मुश्किल हो जाएंगे तरीके। अब यहाँ पे देखें 3 एम्पेयर का जो करंट सोर्स है उसमें से जो करंट निकलेगा 3 एम्पेयर, वो सारे का सारा इसी वायर में से होता होता यहीं पे घूमता रहेगा, मतलब कि आगे हमारे किसी काम नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे जी? इस वायर को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। देखें 3 एम्पेयर यहाँ से वायर ख़त्म हो गई, ठीक है, बिकॉज जब हमारे किसी काम नहीं आ रहा तो हम इसको क्यों साथ में मतलब लगाएंगे,
ठीक हो गया जी। अब ये सर्किट बीच में से खत्म हो गया। अब आपने जरा गौर करना है, इस 4 ओहम और इस 4 ओहम के जो अपर और लोअर टर्मिनल है दोनों कॉमन है। ये वाला टर्मिनल भी कॉमन है, ये वाला टर्मिनल भी कॉमन है। तो ये आपस में क्या हुए, ये दोनों पैरेलल हुए। तो दो रेजिस्टर्स का पैरेलल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम, और अगर वैल्यू सेम हो तो नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसकी अगर मैं आर इक्विवेलेंस निकालना चाहूं तो 4 ओहम और 4 ओहम आपस में पैरेलल है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे मैं डिवाइड कर दूंगा। देखें 2 रेजिस्टर है तो 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगी 2 ओहम। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, मतलब इस तरह से ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे सम, तो ये फिर भी 2 ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पे आगे 2 रेजिस्टर लगे हुए थे अब एक रेजिस्टर के साथ ही से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये शेप इस तरह से आ जाएगी। ये अब सिंगल लूप बन जाएगा। देखें ये 2 ओहम आ जाएगा और इसी के क्रॉस हमारे पास VA वोल्टेज होंगे। ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ये सारा काम ISC को फाइंड आउट करने के लिए हो रहा है और कोई इसमें मतलब कि हमें मसला नहीं था। R थेवेनिन्स को मालूम करने के लिए हम इतना काम कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ISC फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे आप VA की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? देखें जो ISC की करंट है वो नेगेटिव पोल में एंटर करती है VA के, तो लिहाजा हम अगर चाहें तो VA की हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं। वो क्या होगी जी हमारे पास, आप सब जानते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे लिखने लगा हूँ। VA इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक यहाँ पे जो लूप है वो हमारे पास क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज है। ISC अपनी डायरेक्शन के मुताबिक एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज है। तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है। स्टूडेंट्स देखें, ध्यान से देखें, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक। तो जब भी एक करंट किसी रेजिस्टर के नेगेटिव पोल में एंटर करती है तो वहां पे वो नेगेटिव लिखी जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगी करंट इनटू रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस है 2 जबकि करंट है ISC। तो ISC तो हमने लिख लिया लेकिन माइनस भी साथ में आएगा बिकॉज करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है। ये आ गई इसकी इक्वेशन -2 ISC। अब हम पूरे लूप के ऊपर KVL लगाएंगे ताकि हम ISC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। देखें स्टूडेंट्स से जब हमारी करंट यहां से गुजरी तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई तो हमारे पास आ गया नेगेटिव VA। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई ISC, तो ये आ गया -24 वोल्ट। उसके बाद जब करंट आगे बढ़ी तो इसके भी माइनस के पोल में एंटर हुई तो ये भी आ गया -2 VA। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 बिकॉज हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम जहां से चले थे वहीं पे चलकर वापस आ गए। तो ये आ रहा है हमारे पास 3 VA। तो ये दूसरी जानिब जाके हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव 3 VA और इस साइड पर आ जाएगा -24। हमें चाहिए सिर्फ स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमें सिर्फ ISC की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे -2 ISC VA की जगह। तो हमारे पास आ जाएगा 3 × -2 ISC। अब देखें स्टूडेंट्स माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 6 ISC। तो 6 से अगर 24 को डिवाइड किया जाए तो ये 4 एम्पेयर आ जाएगा। अब ISC की भी वैल्यू आ गई या VOC की भी वैल्यू हमें मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे जी, R थेवेनिन्स को कैलकुलेट कर लेंगे। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ रेजिस्टेंस को कैसे मालूम किया जाता है, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस का, वोल्टेज ओवर करंट करके। तो ये आ जाएगा फार्मूला VOC ओवर ISC। तो VOC है हमारे पास 24, ISC है 4, तो ये आ गया जी हमारे पास 6 ओहम रेजिस्टेंस। अब आप जानते हैं हमने ये R थेवेनिन्स को क्यों मालूम किया, बिकॉज हम चाहते थे कि हमारा टाइम कांस्टेंट मालूम हो जाए। तो टाइम कांस्टेंट को इन द केस ऑफ कैपेसिटर हम कैसे मालूम करते हैं, R थेवेनिन्स इनटू कैपेसिटेंस करके। कैपेसिटर था हमारे पास 2 फैरेड का, तो 2 × 6, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 12 सेकेंड। तो लें जी स्टूडेंट, आपके पास इसकी इक्वेशन अब आ चुकी है। अब आपने इसकी मेजर फॉर्म लिखनी है जो कि हमारे पास क्या होती है जी, अब हमने मालूम किया था V0T को। तो V0T इज इक्वल टू K1 + K2। K1 की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास जी, K1 की वैल्यू आई थी 60 थी यहाँ। ये देखें स्टूडेंट, K1 की वैल्यू थी 24 जबकि K2 की वैल्यू थी 36। ठीक है, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी V0T इज इक्वल टू K1 की वैल्यू सबसे पहले जो कि हमारे पास कितनी आई है 24 प्लस K2 की वैल्यू जो कि 36 आई है,
और e की पावर माइनस टी ओवर टा। तो टा की क्या वैल्यू आई है स्टूडेंट हमारे पास 12, तो e की पावर माइनस टी ओवर टा, टा की वैल्यू 12 और ये सेकंड साथ में हमने लिख दिया। और ओवरऑल इक्वेशन को आपने क्या करना है, कवर करके साथ में वोल्ट का यूनिट लगा देना है। अब इसका ग्राफ भी ड्रा करना होता है, तो ग्राफ को ड्रा करने के लिए आपने दो वैल्यूज मालूम करनी है एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, एक इन्फिनिटी पे एक जीरो पे। अगर हम टाइम की जगह स्टूडेंट जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखिए अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो यहाँ पे टाइम की जगह जीरो पुट होगा, और अगर किसी भी चीज़ की पावर जीरो होती है तो वो 1 के इक्वल आ जाता है, तो 24 प्लस 36 आ जाएगा, जो कि हमारे पास कितना आंसर देगा 60 वोल्ट। अब इन्फिनिटी पे हम चेक करेंगे दूसरी वैल्यू, तो जब हम इस टाइम की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, अगर किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो तो वो ओवरऑल जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे जीरो पुट होगा, 36 मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, और 24 प्लस जीरो 24 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पता चलता है कि हमारी जो वैल्यू होगी, हमारे कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज स्टोर हुआ होगा वो वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा, तो इसका ग्राफ फॉल करेगा। आपने सबसे पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेंशन करनी है, फिर मिनिमम वैल्यू वी नॉट टी इन वोल्ट्स। ठीक है, यूनिट भी लिखना होता है, टाइम इन सेकेंड। तो ये जीरो हो गया, सबसे पहले मैं यहाँ पे 60 मेंशन करता हूँ और उसके बाद 24 मेंशन करता हूं। अब आपने देखा स्टूडेंट्स, जीरो पे हमारी वैल्यू 60 थी और फिर वक्त के साथ साथ ये चलते चलते कम हो गई, तो मैं इस तरह से इसका ग्राफ मेंशन करूंगा। तो ले जी, आपका ये क्वेश्चन हल हो चुका है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।